लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लेजी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी अगर वो फाइनेंशियल लीज है तो फाइनेंशियल लीज के केस में लेजी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी ये अब तक हम देख चुके। अब हम बात कर रहे हैं कि लेजर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी। तो लेजर, अगर लेजर मतलब सेलर है और फाइनेंस लीज के केस में सेल है तो सेल दिखाएगा ना। तो लेजर should recognize asset given under a finance lease in its balance sheet as a receivable at an amount equal to the net investment of lease। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसको एज ए एसेट दिखाएगा कि हमने उधार बेची है। इन ए फाइनेंस लीज द लेजर रिकॉग्नाइज द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज विच इज यूजुअली इक्वल टू फेयर वैल्यू दैट इज यूजुअल मार्केट प्राइस ऑफ द असेट एज शोन बिलो as receivable by the debiting the lazy account। तो लेजी डेबिट टू असेट करके या सेल करके वो दिखा देगा। फॉर असेट गिवन ऑन फाइनेंस लीज तो लीज रिसीवेबल या लेजी डेबिट कर देगा, नेट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आएगी, है ना। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लीज क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू माइनस गारंटेड अमाउंट, ये हमें पता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमें पता है मिनिमम लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटेड वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अनअर्न्ड फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट कितना होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं पहले। अभी न्यूमेरिकल आ जाएगा, उसमें भी हम देख लेंगे। जब पैसा मिलेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो लीज की अमाउंट है वो लीज में डालेंगे और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो इंटरेस्ट इनकम में। मतलब यहाँ इंटरेस्ट ड्यू करके पूरा दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग के। या तो हम यहाँ ये एंट्री बनाए पहले कि लेजी नाम लिखते तो लेजी डेबिट टू फाइनेंस इनकम, और फिर हम एंट्री बनाते बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आप ऐसा ना करिए, आप लीज रिसीवेबल लिख रहे तो ये जो फाइनेंस इनकम है ये लेजी में ड्यू मत करिए। तो आपको जो भी पैसा मिलेगा उसके दो टुकड़े कर लीजिए। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लीज के नाम से आ जाएगी, और जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो हमारा फाइनेंस इनकम के नाम से, जो भी हम डाल रहे हैं। और फाइनेंस इनकम को ईयर एंड में P&L अकाउंट में ट्रांसफर हम कर ही देंगे। और लीज रिसीवेबल आपकी एसेट है तो एसेट में आप दिखाई देगा। तो जनरल एंट्रीज क्या कैसे होती है, उसमें अमाउंट क्या आता है, ये सब हम पहले कई बार देख चुके हैं। तो थोड़ा सा भी हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे तो वो पता चल। फ्रॉम द डेफिनेशन इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कैसे रहेगी? जो मिनिमम लीज पेमेंट है प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू का सम करेंगे तो वो फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा इंटरेस्ट रेट जिससे इनकी प्रेजेंट वैल्यू इसके इक्वल आ जाए उसे हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज बोल देंगे, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी पहले भी कई बार देख चुके हैं। The above analysis does not hold where the discounting rate is not equal to interest rate implicit, तो अलग अलग आएगा। Such is the case where the interest rate implicit on lease is artificially low. The discounting rate in such situation should be the commercial rate of interest. तो अगर हमारा ये भी अभी हम देखेंगे, कोई सिचुएशन आएगी तो फिर मैं दोबारा से यहाँ पर लाकर आपको ये सब कुछ दिखा दूंगा। Recognition of finance income. The unearned finance income is recognized over the lease term on a systematic and rational basis. The income allocation is based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment in lease outstanding. The constant periodic return is the rate used for discounting, that is either the interest rate or commercial rate. Initial direct cost
Initial direct costs such as commission and legal fees are often incurred by lessor in negotiating and arranging a lease. For finance lease, these initial direct costs are incurred to produce finance income and are either recognized immediately in the statement of P&L or allocated against the income over. तो कई बार क्या होता है जब आप माल बेचते हैं और फाइनेंस लीज पर, तो कुछ है ना गवर्नमेंट चार्जेस लगा देती है, फाइनेंस चार्जेस, जैसे कई बार हम कहते हैं फाइल चार्ज, कुछ गवर्नमेंट का टैक्सेस है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस खर्चे को P&L में डाल दें सीधा, या जिस रेशो में हम इनकम, फाइनेंस इनकम मतलब इंटरेस्ट की इनकम लिख रहे हैं, उस रेशो में इसे भी हम P&L में धीरे धीरे, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे हैं। रिव्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय द लेजर। S19 required a lessor to review unguaranteed residual value used in computing the gross investment in lease regularly. In case any reduction in the estimated unguaranteed residual value is identified, the income allocating over the remaining lease term is to be revised. क्योंकि इसके बेस पर बाकी चीजें भी डिपेंड है, तो उनको हमें करना पड़ेगा चेंज। Also, any reduction in respect of income already accrued is to recognize immediately. An upward adjustment of estimated residual value is not made. मतलब अगर हमें लगता है कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, कम हो रही है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इन सब के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, सो दैट हम इन सबको अच्छे से समझ पाए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आते हैं। यहाँ लिखा प्रकाश लिमिटेड है, उन्होंने एक मशीन दी है बादल लिमिटेड को। टर्म क्या है? एक मशीन है, उसकी फेयर वैल्यू है 28.3 लाख रुपीस, 5 साल के लिए है। लीज रेंटल है 8 लाख, तो लगभग 8 लाख रुपए 5 साल के लिए, तो 40 लाख हो गया। और उस सबकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी 28,30,000 आनी चाहिए। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 1,60,000, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है 3 लाख। इसका मतलब अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमारी 1,40,000 हो जाएगी। IRR 15% दे रखी है, और कैलकुलेटर पर भी हम 1/1.15 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है इंटरेस्ट पोर्शन निकाल। ठीक है, तो हमारे को पता है कि जो हमारी वैल्यू है IRR 15% कैसे आई होगी? हमने जो भी मिनिमम लीज पेमेंट्स है प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, उन सबका सम करेंगे तो वो हमारा आना चाहिए ये। तो देख सकते हैं आप, 8 लाख रुपए तो लीज पेमेंट है, और गारंटीड हमारा 1.6 लाख है, और अनगारंटीड हमारा 1.4 लाख है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकालेंगे, उन सबका टोटल देखो वही 28,30,000 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो वही है हमारा, यही होता है हमारा फेयर वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है विदाउट पेमेंट, विदाउट कंप्यूटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? 8 लाख इंटू 5 साल, 40 लाख रुपए, है ना, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1.6 लाख, प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 1.4 लाख। तो हमारी इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 43 लाख। और नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 28,30,920 ना। तो हमारी अन अब हमारी जो टोटल है फाइनेंशियल इनकम, वो टोटल इतनी है, और अभी कमाई थोड़ी ना, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम कितनी हो गई हमारी? ये टोटल है। अब हमें
निकालना हो कि भैया हर साल कितनी है, तो जैसे हमने लेजी के केस में निकाली थी ना, तो पहली इंस्टॉलमेंट है 8 लाख रुपए, तो हम 28,30,000 के ऊपर निकालेंगे 15%, है ना? कितना आ रहा है? 4,24,500। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, मतलब फाइनेंशियल इनकम है। और जो बाकी का है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर उस 28,30,000 में से लेस कर देंगे, फिर उसके ऊपर निकालेंगे, वही मेथड तो पिछली बार। क्योंकि यहाँ पर हमसे अनअर्न पूछा है तो हमने टोटल निकाल, अगर फाइनेंस इनकम ऑफ एवरी ईयर निकाल पूछा होता तो हर साल का अलग अलग। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेजर, द मैन्युफैक्चरर और डीलर लेजर शुड रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। ये था कि जो हमारा हम असेट हम बेच रहे हैं, तो हम टू सेल की बजाय टू असेट लिखेंगे, लेकिन अगर हम असेट बेचने की बजाय अपना माल बेच रहे हैं तो टू सेल से लिख देंगे, वही लिखा है। इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी फॉलोड बाय द एंटरप्राइज फॉर आउट राइट सेल्स, इफ आर्टिफिशियली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर quoted, profit on sale should be restricted to that which would apply if a commercial rate of interest. Initial direct cost should be recognized as an expense in the statement of P&L at the inception. देखिए एक बात ये भी है कि अभी भी AS19 देखा जाए तो आपके ऊपर फुल्ली, अगर हम कहेंगे अच्छे तरीके से 100% इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी। तो अभी फाइनल लेवल पर जब आप इसी का इंडेक्स पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल क्या क्या डिस्क्लोजर्स है, तो लेजी को क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन द लीज एट द बैलेंस शीट डेट एंड द प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट रिसीवेबल एट द बैलेंस शीट डेट। मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अनअर्न फाइनेंस इनकम हो जाएगा, जो अभी तक आपने इनकम कमाई नहीं। In addition, an enterprise should disclose the total gross investment in the lease and the present value of minimum lease payment receivable at the balance sheet date for each of the following period, not later than 1 year, later than 1 year but not later than 5 years and later. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसे आपको दिखाना कितनी एनुअल फाइनेंस इनकम है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये सब लेजी के केस में भी सारी बातें बता। Accumulated provision for uncollectible minimum lease payment, contingent rent का क्या मेथड है, P&L में कितना डाला है, जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है, अरेंजमेंट पॉलिसी क्या अडॉप्ट है, तो ये सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। अब है कि ऑपरेटिंग लीज क्या है, क्योंकि हमने बात करी थी कि लीज दो तरीके की है, एक है फाइनेंशियल लीज, एक है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज वो है जहां पर हमारे कुछ 5 केस थे, उनमें से एक भी लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये फाइनेंशियल लीज है, और अगर फाइनेंशियल लीज नहीं है तो ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल लीज नहीं है तो ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन द बुक्स ऑफ लेजी, तो किराए की चीज है, किराया दे रहे हैं, है ना? तो लीज पेमेंट अंडर ऑपरेटिंग लीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए एक्सपेंस इन द P&L अकाउंट, बस सिंपल ना। तो कोई इसमें कोई कलाकारी है नहीं। Lease payment may be tailor-made to the suit the payment capacity. For example, a lease term may provide for low initial rent and high terminal rent. कई बार क्या होता है कि आपने लीज पर ली और शुरू में प्रोडक्शन कम होगी, शुरू में सेटिंग में टाइम लगेगा ज्यादा, तो कई बार ऐसा होता है लीज पेमेंट की शुरू के कुछ साल कम होती है, बाद के सालों में ज्यादा होती है। Such payment pattern do not reflect the pattern of the benefit derived by the lessee from the use of leased asset. To have better matching between revenue and cost, AS19 require lessee to recognize operating lease payment as an expense in the statement payment or the straight line basis over the lease term, unless another systematic basis is more representative of the time pattern. तो ये कह रहे हैं आप SLM की कोशिश करिए, लेकिन अगर दूसरा मेथड ज्यादा अच्छा है तो अपना। Suppose outputs from a machine taken on a 3-year operating lease are estimated 10,000, 20,000 and 50,000. Agreed annual payment is 25
45 एंड 50। तो आपने टोटल रेंट कितना दिया 3 सालों में? 25,000, 45,000, 50,000। 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए दिए आपने ना। अगर मैं इसे कहूँ हर साल तो वो 40,000 आता है। लेकिन आप यूज तो अलग अलग कर रहे हैं ना, आउटपुट अलग अलग कर रहे हैं, तो सेल भी अलग अलग कर रहे होंगे आप साल। तो आपका रेशो क्या है आउटपुट का? 10,000, 20,000। और अगर इस रेशो में मैं बांटूं तो क्या आता है मेरा? 15,000 पहले साल आएगा ना। देखो 1,20,000 रुपए है जो पूरा 3 साल का लीज रेंटल है, और जो यूनिट्स हैं वो 80,000 है। तो एक तरीके से 1.5 पर यूनिट के हिसाब से मेरा लीज रेंटल हो गया। पहले साल में मेरी 10,000 यूनिट है, और 1.5 के हिसाब से मेरा 15,000 रुपए का कायदे से लीज रेंटल इस साल होना चाहिए। लेकिन मैं दे रहा हूँ 25,000 रुपए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लीज रेंट में 15,000 लिख रहा हूँ, देना तो 25 है, तो 10,000 रुपए एक तरीके से प्रोविजन बना रहा हूँ, या मेंटेन उसमें एडजस्टेबल एक अकाउंट में डाल रहा हूँ। इसे हम आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक चैप्टर होता है हमारा बीकॉम लेवल पे आता है, उसमें रॉयल्टी के नाम से ना। कई यूनिवर्सिटीज में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो चैप्टर है ही नहीं, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी में है या कई जगह आता है। उसमें हमारी एंट्री क्या होती है, एक टेबल बनाते हैं, और उसमें ये कहते हैं, इससे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग, मतलब हमने काम कम करा है। क्योंकि हमारा काम हुआ है 15,000 रुपए का, पेमेंट कर रहे हैं 25,000, तो जो 10,000 है वो शॉर्ट वर्किंग है। और ये शॉर्ट वर्किंग उस रॉयल्टी के केस में क्वेश्चन ऐसे आते थे, इसे आगे आने वाले सालों में एडजस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विद मिनिमम रेंट, कि इस साल ज्यादा दे रहे हैं अगले साल कम। वो सब तो है नहीं, वो तो उनमें तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं। इसमें तो एक तरीके से है, बस ये लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट है। तो ये अगले साल में जब हमारा ज्यादा बैठेगा तो रिवर्स कर, तो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, आगे जाकर हो। तो ये लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में हमने डाल दिया, हमने पेमेंट कर दिया। पीएनएल में तो 15,000 ही डाला, क्योंकि इस साल का 15,000 है। तो ये लिखा है, सिंस टोटल लीज रेंट ड्यू एंड रिकॉग्नाइज मस्ट बी सेम, द लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट विल क्लोज इन टर्मिनल ईयर। तो आखिरी साल में ये लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल 1,20,000 ही डाल रहे हैं, और लिख भी 1,20,000 ही रहे हैं। Till then, the balance of lease equalization account cannot be shown in the balance sheet under current asset or current liability can be shown depending on the nature of the balance। तो अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट में दिखा दो, क्रेडिट बैलेंस है तो करंट लाइबिलिटी। अब अगले साल क्या होगा? अब नेक्स्ट ईयर आपका आउटपुट है 20,000, तो इसका मतलब 30,000 रुपए का खर्चा आना चाहिए, और आप दे रहे हैं 45,000। तो अगेन अगेन सेम एंट्रीज बनेंगी, है ना। तो मैं अगले साल की एंट्री इसके अमाउंट लिख देता हूँ। तो अगले साल हमें जो रेंट देना है वो देना है 45,000, बैठता है 30,000, तो 15,000 हम लीज इक्वलाइजेशन में डाल देंगे, तो 2015 25,000 चला गया ना। पेमेंट हम 45,000 कर देंगे फाइनल में। अब आएगा थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में हमारा जो आउटपुट है वो है 50,000। इस हिसाब से होना चाहिए 75,000, लेकिन हम दे रहे हैं केवल 50। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारा एंट्री होगी 75,000, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 2, मैं एंट्री पूरी लिख देता हूँ, लीज रेंट। लीज रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और लीज रेंट अकाउंट डेबिट हमें कितना करना है? 2 लीज इक्वलाइजेशन 20,000 टू, उसे हमने कितना देना? 50 एज अ बिट
P&L अकाउंट में लीज रेंट जाएगा। अब जो हमने 25 10,000 और 15 25,000 डेबिट में डाले थे वो 25 क्रेडिट हो जाएंगे, तो लास्ट ईयर में सब सेट ऑफ हो सकता है लास्ट ईयर से पहले ही सेट ऑफ हो जाए, नहीं हुआ तो लास्ट ईयर में तो हो ही जाएगा। तो ये इन्होंने इसमें केवल 1 ईयर का बता रखा था मैंने, 3 साल का। तो डिस्क्लोजर क्या होगा, लेजी क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, वही लगभग जो सारी चीजें हैं कि मिनिमम फ्यूचर लीज पेमेंट कितना है, 1 साल, वो सब मिनिमम फ्यूचर सब लीज पेमेंट की डिटेल। और अब लेजर कैसे, इस लेजर, तो लेजर शुड प्रेजेंट एन एसेट गिवन अंडर ऑपरेटिंग लीज एज पीपी, क्योंकि बेची तो है नहीं, तो ये तो हमारी पीपी में आएगा और डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे। लीज इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L on a straight line basis over the lease term unless, यहाँ पर भी सेम बात ही लिखी है। डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ लेजर, क्योंकि लेजर की एसेट है ना। AS 10 के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन का रेट होगा, AS 28 के हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस होगा। तो बुक ऑफ जो लेजर है उसमें असेट चलता रहेगा और डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। लेजी में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं आएगा, उसमें केवल एक्सपेंस आएगा। जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आई है लेजर के लिए ना, वो लीज टर्म के प्रोपोर्शन में डाल देंगे ना, या पहले साल में भी P&L में डाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है, जैसे हमने फाइनेंस लीज में पढ़ा, दोनों ही ऑप्शन है, पहले साल डाल दो या उसके प्रोपोर्शन में डाल। ए मैन्युफैक्चरर और डीलर लेजर should recognize the asset given on operating lease as PP in the books by debiting concerned PPE account and crediting cost of production। ये लिखा है अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, सपोज हमारा के लिए कोई स्टॉक है लेकिन हमने उसे ऑपरेटिंग लीज पर दे दिया, तो उस स्टॉक को पीपीई में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो तो एसेट हमने दिए। तो कैसे होगी एसेट डेबिट टू, वो हमारी जो कॉस्ट आई हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट कर। नो सेलिंग प्रॉफिट should be recognized on entering into operating lease because the lease are not equivalent of, तो हम कोई प्रॉफिट वगैरह सेल का प्रॉफिट नहीं लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12, सपोज आउटपुट फ्रॉम ए मशीन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 years आर एस्टिमेटेड 10,000, 30, 40, 20। Machine was given on 3 years operating lease by dealer of the machine for equal annual rental to yield 20% profit margin on cost of 5 lakh. Straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate। तो देखिए हमारे को 5 लाख रुपए की इसका टोटल कॉस्ट है ना, और मार्जिन हम 20% लेना चाहते हैं, तो 5 लाख की कॉस्ट है, 20% का मार्जिन है, तो हमारे पास 6 लाख रुपए हो गया, ठीक है ना। ये कह रखा हम 3 साल के लिए देना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए हम देना चाहते हैं, तो 3 साल में हम आउटपुट कितना होगा, 10,000, 20,000 और 30,000, है ना। तो 60,000 का आउटपुट होगा आउट ऑफ द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कितना होने की उम्मीद है, 125। 60,000, 65,000, 3 साल ना, 10, 20, 30, 60, 1 लाख, 120 एंड 5, 125। तो 1,25,000 रुपए का टोटल आउटपुट होने की उम्मीद है, और हम शुरू के 3 साल के लिए दे रहे हैं जहां पर आउटपुट 60,000 होगा। तो अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनेट हमारा 2,88,000 रुपए आना चाहिए। एनुअली स्ट्रेट लाइन है तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो हमारा 96,000 रुपीज का रेंट आ जाएगा शुरू के 3 साल, ठीक है ना। अब तरीका वही है कि जो 96,000 का हमारा रेंट आएगा उसे हम इनकम को आउटपुट के रेशो में डिवाइड कर दें, है ना। तो हमारे पास जो रेशो है कितना है आउटपुट का, 10,000, 20,000 और 30,000 है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2,88,000 रुपए को
1, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 48, 96 और तो वो भी वही लीज इक्वलाइजेशन की तरह कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है अब ये हो गया। अब पहले तो हम इसे असेट क्रिएट करेंगे। ये ऑपरेटिंग लीज पर दिया है ना हमने, तो यहाँ पर अगर कहीं लिखा है कि डीलर ऑफ द मशीन, डीलर ऑफ द मशीन मतलब हमारे लिए वो स्टॉक है और हम उसे ऑपरेटिंग लीज पर दे रहे हैं, तो हमें पहले इसे असेट बनाना पड़ेगा। तो असेट बनाने के लिए मशीनरी डेबिट टू परचेजेस ये एंट्री बना दी। हमारी 5 लाख की कॉस्ट है, तो हमने 5 लाख रुपए से असेट को क्रिएट कर लिया। फिर हम नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट ईयर में जो रेंटल है, रेंटल तो हर साल का 96,000 है, तो लेजी से रेंटल तो हमें 96,000 ही लेना है, लेकिन हमारी इस साल जो है कायदे से 48,000 की इनकम होनी चाहिए। तो लेजी से लेना है हमने 96,000 ना, लेकिन लीज रेंट हमारा होना चाहिए 48,000, तो ये पीएनएल में जाएगा बाद में। बाकी लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे ही सेम जैसे हमने पहले की। तो वो लेजी के लिए था, ये लेजर के लिए सेम वैसे ही है, बस यहाँ डेप्रिसिएशन और आएगा एक्स्ट्रा। तो डेप्रिसिएशन के लिए बोला है कि हमारा आउटपुट के रेशो में अगर हम कर देते हैं तो 5 लाख रुपए को 5 साल में 1, 10, 20, 40, 20 एंड 5 इस रेशो में कर दें, तो या तो हम इसे 2, 4, 6, 8, 4 एंड 1 ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसी रेशो में हम डिवाइड कर दें 5 लाख को, तो जो आ जाएगा डिप्रिसिएशन देखो 40,000 आ रहा है क्या, 5 लाख इंटू 10,000 डिवाइड बाय 1,25,000, 40,000 ही आ रहा है ना। 1,25,000 का था ना टोटल आउटपुट यूनिट्स का, और हमारा फर्स्ट ईयर का आउटपुट 10,000 यूनिट्स है, तो यूनिट्स के रेशो में 40,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो मेनली फोकस करना है आउटपुट के बेस पर ही हम पी एंड एल अकाउंट में लीज इनकम या लीज एक्सपेंस डालें, और लेजर के केस में उसी रेशो में डेप्रिसिएशन डालें, सिंपल। अब अगर कोई खर्चा होता स्टार्टिंग में, तो हम उसे पूरा का पूरा पहले साल ही पीएनएल में डाल सकते थे, या उसको भी डेप्रिसिएशन के रेशो में ट्रांसफर कर सकते, या आउटपुट के रेशो ना। डिस्क्लोजर तो मोर और लेस हो ही है, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सारी डिस्क्लोजर को याद रखें, थोड़ा सा कोशिश कर सकते कि याद रखें। अब है सेल एंड लीज बैक ट्रांसफर, इसके बारे में से देखते हैं। द बेसिस ऑफ सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट इज सिंपली दैट वन sells an asset for cash and then lease it back from the buyer. The asset subject to such sale and leaseback agreement is generally property. Under such an agreement, the property owner agree to sell the property at an agreed valuation and lease it back from the. देखो समझो, मेरे पास एक घर है और मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं उसी घर में रहना चाहता हूँ, तो मैंने घर आपको बेचा और फिर आपसे ही किराए पे ले लिया, तो ये है सेल एंड लीज। मान लिया मेरे को पैसे की जरूरत है, मैंने घर आपको 2 करोड़ में बेचा और फिर मैंने आपको 50,000 रुपए किराए पे वही घर आपसे ले लिया, तो आपका लिए क्या हुआ, आपका भाई मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे पैसा मिल गया और मैं अब रह रहा हूं उसी प्रॉपर्टी में, और आपका क्या फायदा हुआ,
आपने एक इन्वेस्टमेंट करी और हाथों हाथ आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई, तो दोनों का ही फायदा है। द लेजी और सेलर। अब लेजी कौन हूं मैं, लेकिन सेलर भी मैं हूं, क्योंकि मैंने अपना मकान बेचा और मैंने ही किराए पे ले लिया। तो मैं कौन हूं, लेजी और सेलर। आप कौन है, आप लेजर हैं या परचेजर है। रिसीव कैश इमीडिएटली, मुझे कैश मिल जाएगा इमीडिएटली, एंड मेक्स पीरियोडिक पेमेंट इन फॉर्म ऑफ लीज रेंट फॉर द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी। द लीज पेमेंट एंड द सेल price are generally interdependent as they are negotiated as a package. The accounting treatment of a sale and leaseback depend upon the type of lease involved. अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यह है कि जब मैंने आपको असेट बेच दी और वापस आपसे किराए पे ली, तो जो आपसे लीज पर लिया है वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंशियल। तो अगर मैंने आपसे ऑपरेटिंग लीज ली तो ये एक कायदे से जेन्युइन केस है, और अगर मैंने फाइनेंशियल लीज ली तो मैंने आपको बेचा फिर आपसे खरीद लिया, तो ये क्या सेंस हुआ। तो थोड़ा सा वहां पर एक बात आती है कि भैया वहां कुछ गड़बड़ है। तो accounting treatment of profit loss on sale of asset as required by standard in respect of sale and leaseback transaction are summarized below. The accounting treatment depends upon the classification of the lease in the books of seller and lessee. Situation number 1, where sale and leaseback result in finance lease, मतलब मैंने आपको बेचा फिर आपसे खरीद भी लिया। ठीक है, the excess or deficiency of sale proceed over the carrying amount should be deferred and amortized over the lease term in proportion to depreciation of the lease term. अब ये क्या रखा है, कायदे से मैंने आपको बेचा फिर खरीद लिया, तो ये कायदे से तो प्रॉफिट लॉस तो हुआ ही नहीं कुछ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गड़बड़ करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि आप प्रॉफिट लॉस को लिखेंगे, और आपने मान लिया मैंने 50 लाख की एसेट बेची और 60 लाख में खरीद ली, तो मुझे अब डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। तो क्या रखा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो ये जो लॉस है इसे भी डेप्रिसिएशन के रेशो में डिवाइड करो। हो सकता है मैंने 50 लाख की एसेट बेच के 40 लाख में खरीद ली, तो मेरे को जो प्रॉफिट है उसको भी आगे फ्यूचर में मुझे डेप्रिसिएशन कम मिलेगा, तो इस प्रॉफिट को उसी रेशो में डालूं। कहने का मतलब है कम या ज्यादा प्रॉफिट या लॉस मैं डेप्रिसिएशन के रेशो में डालूंगा, सो दैट जो हिसाब अभी चल रहा था वही फ्यूचर में चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। कैसे, मान लिया मेरी बुक वैल्यू है 40 लाख, 5 साल बचे हैं सपोज, तो हर साल का 8 लाख का डिप्रिसिएशन होता। अब मान लिया लीज बैक में ये 50 लाख में आ गई, तो 10 लाख 5 साल में हर साल अब मेरा डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो 2 लाख रुपए सालाना डिप्रिसिएशन बढ़ गया, लेकिन जो मेरा 10 लाख का प्रॉफिट है उसे मैं 2 लाख रुपए पीएनएल में डालूंगा, तो नेट इफेक्ट 8 लाख ही आएगा। अगर अगर ये 25 लाख में वापस आया है तो डिप्रिसिएशन मेरा 5 लाख है, लेकिन मेरा जो लॉस हुआ 15 लाख का उसको भी 3-3 लाख डालूंगा पीएनएल में, तो 8 लाख ही आएगा। तो इन्होंने सिचुएशन ऐसी कर दी कि अगर लीज बैक फाइनेंस लीज है तो जो पहले सिचुएशन थी वो आए, कोई फर्क ही ना पड़े। अब है सिचुएशन नंबर 2, वेयर सेल एंड लीज बैक रिजल्ट इन ऑपरेटिंग लीज। तो ये एक जेन्युइन केस है कि आपको पैसे की जरूरत है, आपने कोई एसेट बेची और किराए पे ले ली। अब रेंटल आप क्या दिखाओगे, सेलिंग जो रेंट है वो आपका खर्चा है, लेकिन जब आप कोई चीज बेच रहे हो तो उसे फेयर वैल्यू पे बेचना चाहिए या नहीं। तो अगर फेयर वैल्यू पे बेचा है तो ये जेन्युइन केस है, और आप प्रॉफिट और लॉस पीएनएल में डालो। अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है तो अब भाई कई बार क्या होता है कि आप सस्ते में क्यों बेचते हैं, आपको पैसे की जरूरत है ना? तो लिखा है लॉस ही तो होगा, ज्यादातर उम्मीद है लॉस होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो, है ना, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस तो बुक वैल्यू डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करेंगे। तो सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, हाउ एवर इफ द लॉस इज कंपनसेटेड बाय द फ्यूचर लीज पेमेंट एट
बिलो मार्केट प्राइस इट शुड बी डेफर्ड एंड amortized इन प्रोपोर्शन। ये क्या कह रहे हैं? मान लिया आपको लॉस हुआ, लिख दो। अगर अब यहाँ क्या है, मान लिया लॉस कब होगा? यदि इसको ऐसा करते हैं, फेयर वैल्यू है मान लिया 20 लाख ना, सेलिंग प्राइस जो है कम है ना फेयर वैल्यू से, 18 लाख है। ठीक है, मान लेते हैं मेरी WDV है 22 लाख, तो मुझे 4 लाख का बुक वैल्यू पे लॉस दिखाई दे रहा है, P&L में डाल दूंगा। प्रोवाइडेड जो मैं रेंट दे रहा हूं, अब मान लिया रेंट है 1 लाख पर मंथ या पर एनम जो भी है, 50,000 पर मंथ का रेंट है, और मार्केट वैल्यू भी 50,000 है, और मैं रेंट भी 50,000 दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लॉस को P&L में डाल दो। लेकिन मैंने सस्ते में बेची है ना, और मेरे से उन्होंने कहा आप 50,000 की जगह 40,000 का रेंट दे दो। इसका मतलब मैंने अभी सस्ती बेची है और फ्यूचर में मुझे रेंट कम देना पड़ रहा है। तो ये जो सस्ती बेची है, तो इससे मैं फ्यूचर, इस लॉस को मैं फ्यूचर के रेंट से कंपनसेट कर दूं। तो यहां बोला है कि अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप फ्यूचर में रेंट कम दे रहे हो, तो इसे डेफर करो। डेफर मतलब इस लॉस को अभी P&L में मत डालो, आप इसको P&L में धीरे धीरे लीज टर्म में डालो, सो दैट रेंट कम जा रहा है तो आपका ये लॉस भी वहां धीरे धीरे जाएगा, तो हिसाब बराबर है। समझ में आती है बात? हाँ, तो ये है लिखा ना, प्रोपोर्शनेट टू लीज पेमेंट ओवर द पीरियड ऑफ asset is expected to be used, इतने समय में इस्तेमाल करना। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है फेयर वैल्यू से, भैया कैसे आपको पैसे की जरूरत है और असेट आपकी फेयर वैल्यू से ज्यादा में बिक रही है, कैसे बिक रही है? तो क्या रखा भैया, प्रॉफिट हो रहा होगा आपको, ज्यादातर उम्मीद है ना। तो अब ये इन्होंने क्या कहा कि देखो, मान लिया फेयर वैल्यू है 20 लाख और आप बेच रहे हो 30 लाख में, तो फेयर वैल्यू तक तो ठीक है, इसके ऊपर जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, इसको डेफर करो। तो एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू शुड बी डेफर, ठीक है ना। तो आप इसे डेफर करो और एमोटाइज कर दो, जितने समय के लिए एक्सपेक्ट करें। मान लिया अब यहीं पर ही, मान लिया फेयर वैल्यू है 20 लाख, सेलिंग प्राइस है 30 लाख। अब WDV कुछ भी हो सकती है, 18 लाख भी हो सकती है, 22 लाख भी हो सकती है। अगर WDV 18 लाख है, तो हम 20 लाख से कंपेयर करके 2 लाख का लॉस इमीडिएटली लिख देंगे, लेकिन 10 लाख का जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो इमीडिएटली लिख देंगे, लेकिन 10 लाख का प्रॉफिट हम डेफर करेंगे। ठीक है, वहीं पर ही अगर हमारी WDV 22 लाख है, तो हम 2 लाख रुपए का लॉस इमीडिएटली लिख देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए का प्रॉफिट डेफर करें। तो कहने का मतलब है फेयर वैल्यू से इसको मैच करेंगे। For operating lease, if fair value at the time of the sale and lease back transaction is less than the carrying amount, the loss equal to the amount of difference between carrying should be recognized immediately, जो मैंने अभी अभी। For finance lease, no such adjustment is necessary unless there has been an impairment in the value in which AS 28 is applicable। भैया हमने सिचुएशन तो सीधा बोला है, सेल एंड लीज बैक में फाइनेंस लीज है ना, तो वो तो लिखा है कि डेफर ही करनी है, वहां तो कोई बात ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमें ये टेबल के थ्रू बता रखी है, इन सबको हम इलस्ट्रेशन की मदद से समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ए लिमिटेड ने एक मशीन बेची है जिसके WDV 40 लाख है 50 लाख, एंड द सेम मशीन वाज लीज बैक बाय B2A, द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, है ना। तो अब एक एक सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहले तो WDV है 40, सेलिंग प्राइस है, और हमारा फेयर वैल्यू है 50।
सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर हमने देखा था कि अगर कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, तो इमीडिएटली आप पीएनएल लिख लो। तो आपका प्रॉफिट कितना है? पीएनएल। So when a selling price of 50 is equal to fair value, A Limited should immediately recognize the profit in its books, तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। लॉजिकली समझेंगे तो आसान है, रट्टा लगाएंगे यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये, तो दिक्कत। तो लॉजिकली ही समझना पड़े। फेयर वैल्यू 60 लाख है। अब हमने क्या देखा कि भैया फेयर वैल्यू 60 लाख है और आप सस्ते में बेचे, ना? तो इसका मतलब आपका जो सिचुएशन है ये आ गया, सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। भैया आपको पैसे की जरूरत है, जल्दबाजी में आपने सस्ते में बेच दी। तो अनटिल अनलेस की फ्यूचर का रेंट आपका इस लॉस को कंपनसेट कर रहा हो, तो इसे पीएनएल में आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहां हमें क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लिखा ना कि फ्यूचर का लीज रेंटल हमारा इससे सेट ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर लॉस, ये डब्ल्यूडीवी आपका 40 है और सेलिंग प्राइस 50 है, तो भी आप अभी प्रॉफिट में है 10 लाख, है ना? क्योंकि आप प्रॉफिट कैसे बुक में निकालते हैं? डब्ल्यूडीवी और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं। तो ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है, आप इसे पीएनएल में डाल दो। तो व्हेन फेयर वैल्यू 60 लाख, प्रॉफिट 10 लाख, इमीडिएटली पीएनएल में डाल देंगे। थर्ड केस, फेयर वैल्यू है 45 लाख और सेलिंग प्राइस है ना? तो यहां पर भी हमने बात क्या करी कि हमारे को ये क्या हो रहा है, लॉस कितने का? तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, तो हम इस लॉस को अनटिल अनलेस कि हमारे फ्यूचर को कोई इंटरेस्ट रेंटल इनकम जो है वो कम है, हम इसे पीएनएल में डाल सकते हैं। तो व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट इज 45, द लॉस 2 लाख इमीडिएटली पीएनएल में डाल देंगे, अगर ये फ्यूचर में कोई कंपनसेट नहीं हो रहा। अगेन सेम ई केस, फेयर वैल्यू इज 40 लाख और सेलिंग प्राइस इज 50, है ना? तो सेलिंग प्राइस अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा होता है, तो हमें डब्ल्यूडीवी और फेयर वैल्यू को आपस में कंपेयर करके बाकी डिफर करना है ना? तो डब्ल्यूडीवी 40 है, फेयर वैल्यू 40 है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, और 10 लाख का जो प्रॉफिट है एक्चुअल में, है ना, वो डिफर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है व्हेन फेयर वैल्यू इज 40 एंड सेलिंग प्राइस, तो 10 लाख का जो प्रॉफिट है ये डिफर हो जाएगा और एमोटाइज्ड हो जाएगा लीज पीरियड। ई केस देखते हैं। फेयर वैल्यू है 46 लाख और सेलिंग प्राइस है 50, हाँ? तो ये जो प्रॉफिट है 4 लाख का, ये डिफर हो जाएगा ना? और ये जो है 6 लाख का प्रॉफिट, ये आप पीएनएल में लिख लेंगे। तो वेयर फेयर वैल्यू 46, तो 6 लाख का प्रॉफिट इमीडिएटली आप लिख लेंगे और जो 4 लाख रुपए है वो डिफर हो जाएगा। ठीक है? अब लास्ट केस, इसमें सारे केस आ गए। लास्ट केस है सेलिंग प्राइस, फेयर वैल्यू है 35 लाख और, है ना? तो आप अब ध्यान से देखो, तो 1 लाख का ही लॉस है आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है 5 लाख का लॉस इमीडिएटली लिखना है और 4 लाख का प्रॉफिट डिफर करना है। तो 4 लाख का प्रॉफिट डिफर करेंगे, तो 5 लाख का जो लॉस है वो इमीडिएटली लिखेंगे और 4 लाख का प्रॉफिट डिफर करेंगे।
क्योंकि जैसे ही सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा, आप WDV को सेलिंग प्राइस की जगह फेयर वैल्यू से कंपैरिजन करिए, और फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस को इसे ऐसा समझिए, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, तो आप WDV, फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस इन दोनों को कंपेयर करके इमीडिएटली P&L में डालिए, इन दोनों को कंपेयर करके डेफर करिए, बस ये ध्यान रखिए। अगर सेलिंग प्राइस मोर देन फेयर वैल्यू, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के इक्वल है, P&L में इमीडिएटली डालना है। अगर सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू है, तो आपको इमीडिएटली डालना है P&L में। बट अगर लीज रेंट से कंपनसेट हो रहा है ना लॉस, तो आपको डेफर कर, ये था पूरा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14, जी लिमिटेड सेल्स मशीनरी, WDV 40 लाख है, 50 लाख, सेम मशीनरी वाला लीज बैक फाइनेंस लीज। तो जब हमने करा फाइनेंस लीज है तो डेफर ही करना है हमें, प्रॉफिट और लॉस जो भी है। तो WDV 40 है, बेचा 50 लाख में, तो 10 लाख रुपए डेफर करने। प्रॉफिट 10 लाख रुपीस का है, वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना और डेफर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन शुरू से लेके अब तक के सारे मिक्स होंगे, तो हो सकता है थोड़े बड़े बड़े भी हों, इनमें कैलकुलेशन भी ज्यादा हो, तो आप भी साथ साथ करने के लिए तैयार रहिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, लीज 4 साल की है, एनुअल लीज रेंटल 1,50,000 है, गारंटीड 30, एस्टिमेटेड रेजिडुअल फॉर द लेजर 18, और implicit interest rate 16. Find out the amount at which lease should be recognized by the lessee. Also find out the finance charge for different year. तो लेजी किस बात पर कौन सी वैल्यू पर लिखता है? तो लेजी के लिए हमारा होता है एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस गारंटीड, और या उसकी फेयर वैल्यू जो आज है जो भी कम है उस पर दिखाई देता है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 16% का रेट है ना। तो मैंने क्या कहा था आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, वो लिखते हैं ईयर 1 to 4 ना। पेमेंट्स क्या है, 1,50,000 ना। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या एन्युटी फैक्टर निकालना है। तो 16% के लिए मैंने आपको बताया था 1 डिवाइड बाय 1.16 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार करके जीटी कर देंगे तो आ जाए, क्या आ रहा है, पूरा 2.80 आ रहा है, 798 है, 3 डिजिट लिखना है यार, कैसे हो जाएगा, 2.798, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो 4th ईयर में होती है ना। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 30,000, और ये 4th ईयर का, उसके लिए आप 1 डिवाइड बाय करेंगे, जीटी का बटन नहीं दबाएंगे तो 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। कितना आ गया, तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई, और फेयर वैल्यू अलग से हमें दी हुई नहीं है, तो यही आ जाएगा जो रिकॉग्नाइज होगा अमाउंट, लेजी यही करेगा। अब हमसे पूछा है हर साल का इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज क्या है ना, 4,36,260 ना। ये हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ईयर 1 की बात करें ना। तो इंटरेस्ट
लगा दो 16%। फाइनेंस आ जाएगा, फाइनेंस चार्ज ही लिखो। कितना आएगा 16%? 69,802। ये है 4,36,000। और आपका जो लीज रेंट है वो कितना है? 1,50,000 ना? तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी आ गई? 80,198, है ना? अब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 436,260 में से 80,198 लेस कर दो, 3 लाख। इसका 16%, 150 में से इसे लेस कर दीजिए। ये लेस कर दीजिए 3,56,062 में से, ऊपर 16%, 40, और लेस कर दीजिए 150। ये लास्ट ईयर है। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1,50,000। लेकिन 4 साल ही है क्या? अमाउंट तो बहुत ज्यादा आ रहा है इसका। 16% निकालना। अच्छा 30,000 रुपए वो भी तो है। 30,000 रुपए। एक मिनट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा था? इन दोनों का डिफरेंस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,07,000। यहाँ पर आ रहा है अमाउंट 1,55,117 ना। 1,55,117 आ रहा है, और हमारा इसके ऊपर 16% कितना बैठता है? 24,890, 19 ना। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है? 1,25,100। बाकी बैलेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस निकाल। ये 30,000 आना चाहिए, क्योंकि हमने 30,000 भी ले। तो अब इसको कैसे करना है राउंड ऑफ लास्ट में? ये जो हमारे को पता है कि हमारा बैलेंस जो है वो 4th ईयर के बाद में 30,000 आना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे लास्ट में। कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करें, इसमें से आउटस्टैंडिंग में से 30,000 लेस कर। कितना है? 1,25,117 ना। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होनी चाहिए। और डिफरेंस इंटरेस्ट कितना है दोनों का डिफरेंस? तो वो थोड़ा सा फर्क आया, 10, 20, 30 रुपए का फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, इतना तो लास्ट ईयर में आता ही है। ठीक है ना? तो इतना तो आएगा ही फर्क, क्योंकि हमारा अभी इतना ही एडजस्टमेंट है। तो लास्ट ईयर में हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दो बातें पूछी थी, उसमें हमने निकाल लिया ये। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट में 30,000 तो बचना ही है, क्योंकि वो भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए ले रखा है ना? तो 16,560 रुपए इस अमाउंट में इंक्लूड था ना भाई, जिसकी फ्यूचर में वैल्यू 30,000 थी, तो लास्ट में 30,000 बचना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। लेजी ने एक मशीन ली है 10 साल के लिए। इट इज रिक्वायर्ड टू पे लीज रेंटल ऑफ 60,000 per annum together with 5,000 for other services. The implicit rate of interest of lessee is 10%. Present value factor 10% for the period of 10 years is 6.145. Present value annuity factor दिया हुआ। Find out the amount of lease liability at the inception of the lease. Also given that the treatment of 5,000 by lessee for other services. तो मिनिमम लीज पेमेंट में हम अदर सर्विसेज को नहीं लेते और कंटीजेंट रेंट को भी नहीं लेते। तो हमारा क्या रह जाएगा, 60,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 60,000 इंटू 6.145 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, क्या आ गया 3,68,700। ये है लीज लाइबिलिटी जो दिखाई जाए ना लेजी की बुक्स में। तो ये तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं, जिसपे फेयर वैल्यू पर हमें दिखाना चाहिए, वो ये अमाउंट होगा। अब रह गया जो 5,000 रुपए का है, वो हर साल का खर्चा है, पीएनएल में डालते रहे ना। वो तो हमने यहाँ नहीं लिखा ना, और वो फाइनेंस चार्ज भी नहीं है। तो वो क्या है, जो 5,000 रुपए का ट्रीटमेंट है, वो कहाँ जाएगा हर साल एज ए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसमें हमसे दो बातें पूछी थी, लीज लाइबिलिटी 3,68,700 और जो 5,000 का ट्रीटमेंट है बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, डी लिमिटेड हैज टेकन द असेट ऑन लीज फ्रॉम सी लिमिटेड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। लीज टर्म है 4 साल, फेयर वैल्यू है 16 लाख, लीज रेंटल है 5 लाख रुपए हर साल, और गारंटीड 1 लाख, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 3 लाख, मतलब अनगारंटीड 2 लाख हो गई है ना। इम्प्लिसिट रेट इज 14.97। डू द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेजी। लेजी की बुक्स में अकाउंटिंग कर, तो लेजी की बुक्स में अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले तो इसका देखें कि वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर पर करो फटाफट। 1 डिवाइड बाय 1.1497 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू एंड जीटी। तो क्या आ रहा है 2.85 और इसे 5 लाख से 14,08,000 और साथ ही साथ इनका गारंटीड है ना। गारंटीड के लिए 1 लाख इंटू क्या है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.497 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल क्या है 57,200। टोटल कर दो 14,85,000, ठीक है। अब इसकी और फेयर वैल्यू 16 लाख, जो भी कम हो 14,85,200 हमारी हो गई वैल्यू, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम अच्छा, अगर इसको पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लेना है आप। अब हम बात करते हैं कि हर साल अकाउंटिंग करनी है, तो हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी और हर साल का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा।
तो कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंस एक्सपेंस, हमारे फाइनेंस एक्सपेंस क्या होगा वो देख लेते हैं ना। फाइनेंस चार्ज क्या होगा, ईयर 0 में हमारी लाइबिलिटी है 14,85,200, ठीक है। और मिनिमम लीज पेमेंट हमारी आ जाएगी कितनी, इसे लाइबिलिटी को लास्ट, मिनिमम लीज पेमेंट हमारी है फर्स्ट ईयर में 5 लाख ना, में फाइनेंस चार्ज और एक आता है प्रिंसिपल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो है 14,85,200 का 14.97% निकालिए, 2,22,003, ठीक है। अब इसमें से ये लेस कर दीजिए, 300, इसमें से लेस 30, इसके ऊपर फिर से 14.97 निकालिए, या 69, प्रिंसिपल कितना रह गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी रह गई, 14.97%, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 21,280 होती है 5 लाख। एक मिनट रुक जाना, अब लास्ट ईयर है ना ये, और हमारी लास्ट आउटस्टैंडिंग 1 लाख आनी चाहिए ना, तो 5 लाख में से 1 लाख होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई, 4 लाख। लास्ट ईयर का जो फाइनेंस, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए ना प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें से ये लेस करो 4,20,000, कितना डिफरेंस आया, 5 लाख और 4,21,281, 7, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है लास्ट ईयर, है ना। तो ये हमने निकाल दिया कि भैया तरीके से। अब हमारी क्या आएंगी जनरल एंट्रीज, ये तो हमने पूरा का पूरा हिसाब लगा दिया। तो पहले साल हमारी जो एंट्री आएगी, इन द बुक्स ऑफ लेजी हमसे पूछा, तो पहले साल का जो लीज रेंट है वो ये है हमारी फाइनेंस लीज है ना, ये भी तो चेक करना है फाइनेंस लीज है या नहीं, तो आज की फेयर वैल्यू के इक्वल आ रही है लगभग, तो फाइनेंस लीज है। तो हम असेट अकाउंट सबसे पहले तो लिख लेते हैं, लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइफ,
ईयर स्टार्टिंग में 14,85,200। सबसे पहले तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमने जो एंट्री बनानी है कि इंटरेस्ट है, लीज पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो एक तो लीज चार्जेस, तो लीज चार्जेस पहले साल का कितना है, लीज रेंट तक ना, और इस लीज रेंट का ब्रेकअप क्या है, फाइनेंस चार्जेस ऑन डेबिट, लीज लायबिलिटी, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया हुआ नहीं है, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड माने तो 4 साल डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, मैं इसको डिवाइड इसको डेप्रिसिएशन टू लीज अकाउंट 1,85,000 कितना, ठीक है। जब P&L में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, ठीक है। तो P&L और बैलेंस शीट में, P&L में हमारा ये आ जाएगा, बैलेंस शीट में हमारी लीज में से डेप्रिसिएशन लेस होगा, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर यही एंट्रीज अमाउंट यहाँ से आती रहेगी, हो जाएगा ये। लेजर अकाउंट बनाने को बोला जाए तो लेजर अकाउंट आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 11/22 को ई लिमिटेड ने एक मशीन बेची है, 2,50,000 की WDV है 4 लाख में, मशीन वर इमीडिएटली लीज्ड बैक, तो ये लीज बैक ट्रांजेक्शन हो गई, सेल एंड लीज बैक। और जो लीज बैक ट्रांजेक्शन है वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की है। अगर जो लीज पीरियड है वो लाइफ के लगभग इक्वल है तो ये एक मेन कैटेगरी है ये पता लगाने के लिए कि ये फाइनेंस लीज है, तो ये फाइनेंस लीज हो गई। तो जब हमने बात करी थी कि सेल बैक में फाइनेंस लीज होती है तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है हम उसे डेफर कर देते हैं, तो ये जो हमारा 2.5 लाख को 4 लाख का डिफरेंस है, 1,50,000 का प्रॉफिट, तो ये डेफर हो जाएगा, ठीक है। ये डेफर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा ही, और हम इसे P&L में धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है।
प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन में बचे हुए 12 साल में P&L में धीरे धीरे ट्रांसफर करते रहेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये हम पहले भी साथ साथ पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ पर अलग से भी लिखी हुई हैं, आप एक बार फिर से इनको ध्यान से देख लीजिएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या क्या नोट्स है, आपको क्या ध्यान रखना है कि only the use of asset is allowed by lessor to the lessee and the ownership is not transferred presently। लीज में हमारा हाथों हाथ ट्रांसफर नहीं होता है, लास्ट में पेमेंट करने के बाद ही ओनरशिप ना। अगर कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो फाइनेंशियल लीज हो जाती है, अदरवाइज वो ऑपरेटिंग लीज हो जाती है। रिपेयरिंग, मेंटेनिंग, इंश्योरेंस वगैरह जो होता है बाय द लेजर डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ ए रिस्क ऑफ एसेट। मतलब अगर केवल जो लेजर है वो इंश्योरेंस या रिपेयरिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बेची नहीं है ऐसे, है ना। तो हमें बाकी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, केवल ये नहीं देखना कि खर्चे कौन कर रहा है। ऑपरेटिंग लीज जो है रेंट पर ली हुई नॉर्मल चीज है तो रेवेन्यू की तरह P&L में जाता है। फाइनेंस लीज में रिस्क ट्रांसफर हो जाता है लेजी के पास में ना, तो लेजी अपनी बैलेंस शीट में दिखाता है और डेप्रिसिएशन भी लगाता है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमारी मर्जी है, चाहे तो हम उसे सीधा सीधा P&L में डाल दें या फिर हम उसको धीरे धीरे रेफर भी कर सकते हैं ना। हाउएवर इफ इंकर्ड बाय द लेजी तो वो कैपिटलाइज कर सकता है, तो भी वो एक तरीके से डेफर हो गई। जैसे कोई एसेट खरीदने में हम खर्चा करते हैं तो लेजी उसे कैपिटलाइज भी कर सकता है। लेजी शुड कैपिटलाइज द लीज्ड असेट, मतलब फाइनेंस लीज एट द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ये हमने कई क्वेश्चंस में किया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट हम IRR की हेल्प से निकालते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेजी की करते हैं। एक क्वेश्चन में वो भी की। लीज एसेट को हम डेप्रिशिएट करते हैं लेजी की बुक्स में सिस्टमेटिक बेसिस पर, और लेजर को लीज रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए नेट ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, क्योंकि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेजर की बुक्स में लेजी के नाम में डालते ही नहीं है अलग से। इन द केस ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन द ओनर एट प्रेजेंट बिकम्स द लेजी एंड द बायर ऑफ द एसेट बिकम द लेजर। ये भी हमने देखा था। फॉर द लेजी द डेप्रिसिएशन पॉलिसी of the lease asset should be consistent with the non leased asset। मतलब आप जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो बाकी एसेट के साथ हो, वैसे इसमें SLM बोला है और आउटपुट के बेस पे बोला जाता है। लेस एंड सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, अगर ऑपरेटिंग लीज है ना तो आप इसके दो ट्रांजेक्शन मानिए, एक सेल अलग और एक ऑपरेटिंग लीज अलग। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज लेजर शो द एसेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट जो रहती है वो लेजर की बुक्स में रहती है और वो इनकम में डालता है, P&L में डालता है जो भी इनकम। एक क्वेश्चन और है लास्ट जिसमें काफी चीजें कवर हो रही है। के लिमिटेड अवेल्ड ए लीज फ्रॉम ए लिमिटेड। द कंडीशन क्या है? लीज 3 साल की है, 10 लाख का इक्विपमेंट है और 5 साल की लाइफ है उसकी। फेयर वैल्यू 10 लाख है। द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेजर ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज। टर्मिनेट होगा तो वापस आ जाएगी। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है 1 लाख है। पी इक्वल एनुअल पेमेंट करना है। IRR 10% है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वगैरह बता रखा है। एन्युटी के लिए भी बता रखा है, नॉर्मल भी। स्टेट वेदर द लीज कंस्टिट्यूट फाइनेंस लीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट अंडर फाइनेंस। तो हमें बताना है कि क्या ये फाइनेंस लीज है या नहीं, और अगर है तो उसमें फिर हमें इंटरेस्ट पोर्शन भी बताना है। तो इसकी आज की वैल्यू 10 लाख है। अगर हम देखें इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, तो हमारे को लीज रेंटल कितना है यहाँ पर एनुअल पेमेंट हमें करनी है ना, तो उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि भैया कितनी है।
लीज रेंटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। वैसे तो यहाँ पर ये बोला है कि कॉस्ट 10 लाख है और फेयर वैल्यू भी हमने 10 लाख की लेनी है, तो इसका मतलब लगभग हम पूरे ही पैसे वसूल कर रहे हैं उससे। 5 साल की कॉस्ट है एसेट की, लाइफ 5 साल है, 3 साल में हम लगभग उसकी कॉस्ट वसूल कर लेंगे, बचे हुए 2 साल में हम किसी और को किराए पे देंगे तो और भी हमें पैसा मिल जाएगा। और 5 में से 3 साल के लिए हम दे रहे हैं तो फाइनेंस लीज तो लग रही है ये। अब ये है कि हमारा रेंटल नहीं दे रखा जो हमें निकालना है। अब क्या है, हम अगर ये माने कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू है 10 लाख, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट भी 10 लाख ही है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है ना, और एक होता है हमारा मिनिमम लीज पेमेंट्स। तो यहाँ लिखा है अनगारंटीड 1 लाख 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। तो 10 लाख में जब हम गारंटीड अनगारंटीड दोनों ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें बता रखा है इसका 1 लाख रुपए अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही होगी, 75,130 ना। तो बाकी का हमारा क्या है, ये जो है हमारी फेयर वैल्यू 10 लाख, इसके अंदर एक तो ये है और बाकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है ना। क्योंकि फेयर वैल्यू के अंदर गारंटीड या मिनिमम लीज पेमेंट में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और रेंट आ जाता है और अनगारंटीड अलग आ जाता है। तो ये बाकी हमारा आ जाएगा 10 लाख प्लस 75,130, तो कितना अमाउंट आ गया, तो ये प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट है। तो हमें याद है प्रेजेंट वैल्यू का सम होता है एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, है ना। ये है 9,54,870, एन्युटी हमें पूछी है और एन्युटी फैक्टर है 2.486। एन्युटी कितना आ गया, एनुअल पेमेंट 3,71,900, 11 पॉइंट क्या हो गया, ठीक है। तो 3,71,912 रुपए हमारा आ रहा है ना। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट है, ये हमारी जो है इसकी लगभग कॉस्ट के बराबर फेयर वैल्यू के बराबर आ रही है, तो फाइनेंस लीज तो हमारा हो गया है ना। अब हमें एक बात और पूछिए, फाइनेंस लीज है या नहीं, हम कहेंगे फाइनेंस लीज है, और इन्होंने अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछा है। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के लिए हमें क्या करना है, टोटल पेमेंट कितनी होगी, 3,71,912 इंटू 3 कितना, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख, टोटल 12,15,735 ना। और अगर हम कहें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 10 लाख है ना, 10 लाख, 2,15,735 का अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगी, टोटल जो इंटरेस्ट पोर्शन है। तो ये हमसे दूसरी बात पूछी जो हमने बता दी। तो इस पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने देखा हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन और काफी डिटेल में तसल्ली से किए। तो आप कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कहीं और से मिलते हैं सब प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाए। हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट ईयर 20 भी काफी बड़ा है और अब उसमें भी हम 2-3 क्लास शायद लगे।
तो इसे तो यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।